सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें जो इज्जत बख्शी है और एक मौका दिया है आपके साथ कुछ बातें करने का। डिग्निटरीज ऑन द डायस ऑफ द डायस, हमारे फैकल्टी के सभी मेरे कलीग्स और सभी को मैं सबसे पहले नमस्ते करके मेरा एक 5 मिनट का है जो भी मुझे कहना चाहिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी देर हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि वर्किंग डे पे थोड़ा समय निकालना मुश्किल होता है। अगर शाम रहती तो फिर टाइम मिल सकता था, लेकिन जो भी है जहाँ जहाँ अच्छी बातें होती है, कुछ अच्छा करने का जहाँ पे डिसीजन होता है और अच्छे लोग एक साथ मिलके कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पे जाना मुझे लगता है वो भी एक अच्छा काम है और इसी की वजह से मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। अभी डॉक्टर साहब ने हमारा इंट्रोडक्शन दिया है। कैंसर हॉस्पिटल, मैं डॉक्टर शेवालकर साहब और बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पूरे महाराष्ट्र में एक अच्छा, जिसको 75 साल हो गए, ऐसा टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में, और एशिया के पेशेंट आते पूरे, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, थ्रू आउट एशिया, वहाँ से पेशेंट आते हैं। भारत पूरे अपने देश में के पेशेंट वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे इतनी बड़ी क्यू है, लंबी कतार है कि वेटिंग बहुत ज़्यादा है और उतना लोड है वहाँ पे कि पूछो मत। तो ये सब ध्यान में रखते हुए 2007 और 8 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक मराठवाड़ा विकास प्लान था, वो विकास प्लान हुआ। उसमें बात ऐसी चर्चा हो गई कि टाटा का लोड कम करने के लिए, और अपने ही एरिया में अभी कोई कैंसर हॉस्पिटल है ही नहीं, तो जबकि जो मंत्रिमंडल की बैठक औरंगाबाद में हुई थी, वो उसमें डिसाइड हुआ था कि यहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल हम खड़ा करेंगे। और जब माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख साहब थे, उनके पीरियड में वो सैंक्शन हो गया, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, और 2011 में उसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो गया। और बाद में 2012 से 21 सितंबर 2012 को उसका उद्घाटन हुआ और आज 10 साल की वो इंस्टीट्यूट हो गई। 10 साल में हमने क्या किया वो तो शायद थोड़ा सा मैं बताता हूँ और बाद में फिर मुझे क्या कहना है मैं वो आपके सामने रखता हूँ। 100 बेड का वो हमारा इंस्टीट्यूट है, इट्स अ 100 बेडेड हॉस्पिटल। और कैंसर के ऊपर 3 प्रकार की ट्रीटमेंट होती है। एक तो सर्जरी होती है, दूसरी रेडियोथेरेपी होती है, डॉक्टर शेवालकर सर का डिपार्टमेंट करता है, और तीसरा होता है कीमोथेरेपी। तो ये तीनों प्रकार के फैसिलिटीज़ अपने यहाँ पे है। टाटा के बाद महाराष्ट्र में अगर अभी कौन सा इंस्टीट्यूट है तो अपना औरंगाबाद का कैंसर इंस्टीट्यूट है। और इसमें 2-3 साल में जब हम काम कर रहे थे, दिक्कतें तो बहुत थी, मुश्किलें बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे सब होता गया और कुछ अच्छे करने वाले जो लोग हाथ में हाथ मिला के साथ में आए, तो उसमें काफ़ी तरक्की भी अभी हो रही है। वहाँ पे एमडी रेडियोथेरेपी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स पिछले 4 साल से अभी वहाँ पे शुरू है। एमसीएस सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ये एक बहुत सुपर स्पेशलिटी जो कोर्स है पीजी का, सुपर स्पेशलिटी का, वो भी अभी शुरू हुआ है, उसका भी 3रा साल है। और अभी ये साल में डीएम पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, ये सुपर स्पेशलिटी भी हमको मिली है, उसमें 4 स्पेशलिस्ट तैयार हो रहे हैं। तो ये जो 4 सीट हमको मिली है, इंडिया में ये अपना पहला या दूसरा इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे सिर्फ 4 सीट अलाउड हुए। टाटा में भी 3 है, हर जगह 2 या 3 है। तो ऐसी बातें अच्छी हो रही। और ये साल हम और 3 सुपर स्पेशलिटी के लिए हम जा रहे हैं। उसमें डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हेड नेक ऑन्कोलॉजी, गायनेक ऑन्कोलॉजी और ऑन्कोपैथोलॉजी, ये इसमें हमने शुरू की है कोशिश। हो सकता है कि आगे चल के इसमें भी कुछ मिले अच्छी और हमारे स्टूडेंट पढ़ जाए। तो कहने के लिए तो एक
अच्छी तरक्की है कि इंस्टीट्यूट की। पहले रीजनल इंस्टीट्यूट था, 2016 में वो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट होगा, अभी और 300 बेडेड हो रहा है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो है, अदर साइड ऑफ द कॉइन ऐसी है कि इसका मतलब ऐसा है कि कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कैंसर हॉस्पिटल की ज़रूरत ही ना पड़े। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर खुशी है कि इंस्टीट्यूट अच्छी हो रही है, सब कुछ हम तरक्की पे है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग इसका दुख ज़्यादा है कि कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो फिर कैंसर के पेशेंट को रोकने के लिए हमें क्या करना है, ये इसी के लिए मैं आपके 5 मिनट लेने वाला हूँ। यहाँ पे हम सभी को साथ में आके कुछ अच्छा करने का सोचना है। बहुत से कैंसर ऐसे हैं कि जो प्रिवेंटेबल कैंसर है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम वहीं पे उसको रोक सकते हैं। फिर ऐसे कौन से कैंसर है? ओरल कैंसर जो है, जो अपने जुबान से लेके इंटेस्टाइन तक होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन तक होते हैं, जो तंबाकू, बीड़ी, सिगारेट, गुटखा, ये सब खाने की वजह से ये सब ओरल कैंसर होता है। जो लोग इसकी, जिनको आदत है, जो सिगारेट पीता है, तंबाकू, गुटखा, टोबैको रिलेटेड जिनको एडिक्शंस है, इनको 6 टाइम ज़्यादा रिस्क होती है कैंसर होने की, जो ये आदतें नहीं करते हो। अब हमारा हॉस्पिटल है 100 बेडेड, 100 बेडेड हॉस्पिटल है, इसमें के 25 से 30 बेड ये सिर्फ ओरल कैंसर के पेशेंट के लिए हमेशा रिजर्व रहता है, ऐसा कहना चाहिए। और इसमें बूढ़े लोग नहीं है, इसमें यूथ है, नौजवान लोग हैं, जो ये सब आदतें की वजह से उनको कैंसर हो रहा है। तो हमको देखना है, हमें सोचना है कि मेरे घर में सबसे पहले तो मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं आदत चाहिए, क्योंकि मैं जो करूंगा मेरा बच्चा वो देखता है, मेरा भाई वो देखता है, मेरा कोई सगा रिश्तेदार वो भी मुझे फॉलो करता है। तो सबसे पहले शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए कि आई विल बी अ आइडियल वन। मैं मेरे घर में एक एग्जाम्पल रखूँगा ताकि मुझे भी कोई फॉलो करने वाले होंगे तो वो भी इससे दूर रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है हमारे लोग, मैं बहुत जगह हम जाते हैं जो दिन भर बिजी रहते हैं, पटन सर अपने लेक सर, तो उनको आदत रहती तंबाकू खाने की। अभी अपने बहुत से गैरेजेस है, 2 व्हीलर के गैरेजेस है, 4 व्हीलर के गैरेजेस है, या सलून की दुकान है, या फिर जो ऐसा ज़्यादा बिजी रहते हैं उनको कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ पूड़ी लेके यहाँ पे रखते हैं, वो दिन भर खाते हैं। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है, मैं हमेशा देता हूँ कि मेरे पास, या ऐसा नहीं कि इन्हीं में भी है, लेकिन बाकी भी प्रोफेशनल जैसे मेडिकल के हमारे डॉक्टर्स है, यूजी के स्टूडेंट्स है, पीजी के है, या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स है, उनको भी आदत है। एक पेरेंट मेरे पास उनके लड़के को लेके आ गए, उनके हाथ में एमपीएससी का ऑर्डर था, बच्चा इंजीनियरिंग पास हुआ, फर्स्ट क्लास सेलेक्ट होगा एमपीएससी में, उसका ऑर्डर था, और दूसरे हाथ में मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें उसको जुबान का कैंसर हुआ था, ओरल कैंसर हुआ, और रो रहे थे आके कि क्या करूँ। मैंने उसको पूछा, वो इंजीनियर को, भाई तू ऐसा क्यों किया तूने? उसने कहा कि सर फर्स्ट ईयर में दोस्तों की वजह से आदत लग गई, और फिर 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करता था, फिर वो आदत हो गई, और वो 5-6 साल हो गए वैसी वो आदत। और आज जब मैं मेडिकल करने को आया तो बायोप्सी का रिपोर्ट भी मेरे साथ में है, उसमें मुझे मैलिग्नेंसी डिटेक्ट हुई। तो अभी क्या कर? अब माँ बाप का कुछ भी कसूर नहीं, अभी कसूर उसका है, उसके दोस्तों का। ये सब हमको देखना है कि यहाँ पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, यहाँ पे हमको सोचना है, यहाँ पे हमको इसका अवेयरनेस बढ़ाना है कि भाई हम ऐसे बुरे आदतों से दूर रहेंगे। तो ये इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, इसके लिए कुछ मिशन, इसके लिए कुछ एक्शन, इसके लिए कुछ आप और हम मिल के अगर कुछ करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यूथ को होने वाला ओरल कैंसर है, इसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे। ये जो 20-25 बेड्स जो हमारे रिजर्व रहते हैं हर हॉस्पिटल में कैंसर के, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
दूसरी बात, जो लेडीज़ में कॉमन कैंसर होते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा सर्वाइकल कैंसर। दुनिया में नंबर 1 कैंसर अभी है ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में, और लंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर और बाकी के कुछ कैंसर है जो उसके सीक्वेंस में आते हैं। मैंने मेरे स्टूडेंट को एज अ थीसिस एमडी के टॉपिक्स दिए थे, तो उसमें लेट रिपोर्टिंग क्यों करते हैं ये सब पेशेंट। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं 100 पेशेंट आते होंगे तो उसमें से 90 पेशेंट ये लास्ट स्टेज में आते, 3rd या 4th स्टेज में आते हैं। उनको एक तो पता नहीं चलता, जब पता चलता है वो आयुर्वेदिक के पीछे, दूसरे थेरेपी के पीछे या कोई बाबा के पीछे इधर उधर जाके वो टाइम वेस्ट करता है, और लास्ट में जब कुछ भी नहीं बचता जब हमारे पास आते, और फिर हमारे पास आने के बाद उनको लगता है कि एक ही दिन में सब कुछ होना चाहिए, 2 ही दिन में होना चाहिए। फिर इसका फ़ोन, उसका फ़ोन, रिलेटिव, प्रेशर, पॉलिटिशियन, सबके फिर फ़ोन शुरू होता है। तो मुझे ये बात यहाँ करनी है कि कैंसर के कुछ वार्निंग सिग्नल्स हैं। मैं कैंसर पे बात कर रहा हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? क्या मैं आप बुलाएंगे ये आए थे किस लिए और क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो कैंसर के जैसे कुछ वार्निंग सिग्नल्स है। अभी सिग्नल बोले तो मैं थोड़ा सा और उसमें आपको 5 मिनट ज़्यादा लेता हूँ। हम जब रोड पे से 2 व्हीलर पे है या 4 व्हीलर पे पैदल चल रहे हैं, तो जहाँ पे चौराहा होता है वहाँ पे सिग्नल बिठाए वाले है ना। तो सिग्नल के 3 कलर होते हैं, एक रेड कलर होता है, दूसरा येलो होता है पीला, तीसरा ग्रीन होता है। ग्रीन कलर जब लगता है वो सिग्नल होता है तो हम आगे जा सकते हैं। हम अभी ग्रीन जोन में हैं, बहुत से लोग, हम अभी किसी बीमारी से त्रस्त नहीं है समझो। येलो लगता है उसके बाद, और उसके बाद रेड लगता है। जब येलो का सिग्नल लगता है तो वो इंडिकेटर होता है कि भाई अभी आपको सुधरने के लिए टाइम है, आपको रुकना है, थोड़ा अपने आप पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि आगे रेड सिग्नल आने वाला है। फिर रेड आने के बाद तो आपको जाने की अनुमति है नहीं, परमिशन। ऐसे बॉडी में भी हमारे कुछ सिग्नल्स रहते हैं, उसके तरफ हमने ध्यान देना चाहिए, और वो है कैंसर के कुछ वार्निंग सिग्नल्स मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने शरीर पे कोई भी अगर गांठ आती है छोटी सी, वो चाहे दर्द देने वाली हो या बगैर दर्द देने वाली है, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि भाई मेरे शरीर के ऊपर गांठ आई, इसका ज़रा देखो आप। तो वो डॉक्टर देखेंगे वो क्या चर्बी की गांठ है, कैंसर की गांठ है, बायोप्सी करनी है कि नहीं करनी है। दूसरी बात, आपका वज़न कम हो रहा है अचानक, वो 10% से ज़्यादा आपके बॉडी वेट अचानक कम हो रहा है, तो वो भी एक वार्निंग सिग्नल है, आपको उसके तरफ ध्यान देना है। लेडीज़ के या किसी के ब्रेस्ट में अगर कुछ ट्यूमर हो गया, कुछ गांठ लग रही है, तो वो भी एक वार्निंग सिग्नल है। तीसरा ऐसा है कि हमारा जो आवाज़ है, जो नॉर्मल वॉइस है, उसमें अगर कुछ तब्दीली होती है, चेंज होता है, तो वो भी एक वार्निंग सिग्नल है, हो सकता है कैंसर, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। चौथा ऐसे कि आपने जो टॉयलेट के जो ये आदतें हैं, बाथरूम जाने के, पैखाने को जाने के, अगर फिक्स टाइम है उसमें बार बार कुछ चेंज हो रहा है, तो वो भी एक वार्निंग सिग्नल है, आपको उसके तरफ ध्यान देना है। अपने शरीर में जितने भी सुराग है और फैसेस है, उसमें से कुछ भी वजह से बिना वजह अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो वो भी एक वजह हो सकती कि वो कैंसर हो सकता है। अपने शरीर पे तिल रहते हैं ना, तिल, वो तिल बड़ा हो रहा है, उसकी संख्या बढ़ रही है, वो भी एक वार्निंग सिग्नल है, आपको उसके तरफ ध्यान देना है। अपने शरीर पे अगर कुछ जख्म हो गई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक लेने के बाद भी अगर वो जख्म भर रहा नहीं है, वो हील नहीं हो रहा है, वो भी एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है, आपके उसके ऊपर ध्यान देना है, मुझे लगता है। और लेडीज़ में माहवारी में अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही, फ्रिक्वेंटली हो रही, एक्सेसिव हो रही, वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो भी एक रीज़न है, वो भी एक वार्निंग सिग्नल है, इसके लिए आपको ध्यान देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि
हम और हमारे घर में सिर्फ एक बात करनी है। मैं इतनी बात कह के मेरा ये जो छोटा सा ये है स्पीच वो ख़त्म करता हूँ। अभी आजकल क्या हो रहा है नए जनरेशन में, सबके पास मोबाइल है, एवरीवन इज़ बिज़ी, सो बिज़ी कि कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा है। बड़े बड़े घरों में ऐसा है कि 3-4 रूम्स है, नंबर ऑफ अपने अभी जैसा अभी इकोनॉमी बढ़ रही है, हम अच्छे लेवल पे है, तो कमरे ज़्यादा है, लोग कम है लेकिन उसमें डायलॉग बहुत कम है। ठीक है ना, कोई बात ही नहीं करता आपस में क्या हो रहा है। हफ्ते में एक बार जब हम आपको छुट्टी रहेंगे, हमको छुट्टी रहेंगी, अपने घर में जहां हम एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, तो उस टाइम पे कौन से सीरियल में क्या हुआ उसके ऊपर डिस्कस करने की बजाय, किसके साथ कौन भाग गया उसके साथ ये डिस्कस करने की बजाय, आज किधर क्या होगा इसके ऊपर तवज्जो न देते हुए हमको अपने घर के सब मेंबर के साथ, बीवी हो, माँ हो, बहन हो, जो भी है हम एक साथ रहते, बहन हो, सबके हेल्थ पे हमको डिस्कस करना है, आरोग्य के ऊपर हमको डिस्कस करना है कि आपका चेहरा मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, कि उसमें कुछ तो हीमोग्लोबिन कम होगा ऐसा लग रहा है, आपकी कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्या हो रहा है। हम एक दूसरे के साथ डायलॉग करना चाहिए। हमने देहातों में मुझे लगता है कि वो जो माँ जो सेंटर ऑफ द फैमिली है वो बेचारी सबका ध्यान देती है, लड़की की शादी करना है, लड़के को जॉब नहीं है, इसकी डिलीवरी हो गई, लेकिन खुद के ऊपर क्या हो रहा है वो बताती नहीं और उसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता। मैं सिर्फ इतना विनती करता हूँ आज आपके साथ कि हफ्ते में एक बार या महीने में कम से कम एक बार हम एक साथ बैठ के हर एक के हेल्थ पे डिस्कस कीजिए कि तुझे कुछ तकलीफ है, कुछ हो रहा है, कुछ ये है। अगर उसमें डायलॉग अगर होता है तो 100% वो अर्ली डिटेक्शन होगा, और जितना अर्ली डिटेक्शन होगा डायग्नोसिस अर्ली होगा, जितना डायग्नोसिस अर्ली होगा ट्रीटमेंट अर्ली होगी। और कोई भी कैंसर अगर अर्ली डिटेक्शन में अगर वो डायग्नोज होता है और अगर ट्रीटमेंट होती है तो पेशेंट 100% क्योर होता है, और ये हमको करना है। तो मैं सिर्फ इतनी ही विनती करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के बीच में रह के, अब मुझे यहाँ पे बात करने के लिए जो आपने मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर से एक बार ये सब स्टेज पे जो भी महनीय गण हैं उनको भी मैं सलाम करते हुए अब मेरी गुफ्तगू यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।